हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बहुजन बोलेगा में। जय ज्ञान जय संविधान। आज का हमारा विषय है आरक्षण कब तक। मैं अक्सर सोशल मीडिया वगैरह में देखता हूं तो बहुत सारे नौजवान लड़के जो हैं वो भ्रमित हैं। तो आरक्षण क्या है, कब तक रहना चाहिए या कब तक के लिए बनाया गया था, इस बात को लेकर बहुत सारे नौजवान जनरेशन जो है वो थोड़ा भ्रमित है। मन उन लोग को जो मन में आशंका है उसको इस वीडियो के माध्यम से दूर करूंगा। देखिए, अक्सर ये सवाल उठाए जाते हैं कि पहला सवाल ये आता है कि लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया पर मैं देखता रहूं वीडियो वगैरह, तो उसमें बोलते हैं आरक्षण 10 साल के लिए बना था, फिर अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये सवाल बनता है। दूसरा बात आता है कि आरक्षण को 72 साल हो गया, अब इसे समाप्त कर देनी चाहिए। तीसरा सवाल कि जो सक्षम हो गए हैं जो लोग, मतलब मान लीजिए जिसके घर नौकरी चाकरी हो गया, अब उसको आरक्षण मिलना बंद हो जाना चाहिए। ठीक है। चौथा सवाल आता है कि ये आरक्षण के चलते ओबीसी एससी एसटी ये जो लोग जो हैं ये खास करके तो ये लोग मतलब अयोग्य होते हैं। ये बहुत सारा इंसल्टिंग भाषा सुनने को मिलता है मीडिया वगैरह में। चलिए छोड़िए, अब आपको हम बता रहे हैं क्लियर कर कि बात क्या है। जब हम लोग के देश का संविधान बना तो जिस बात को आप लोग कहते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए मिला था, वो आप ठीक सुने हैं कि 10 साल के लिए मिला था, लेकिन वो राजनीतिक आरक्षण था, चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए वो आरक्षण बनाया गया था 10 साल तक। आज संविधान के 104वें संशोधन में उसकी सीमा बढ़ा, समय सीमा बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। और जहां तक रही बात शिक्षा, नौकरी और रोजगार में, इसका सीमा निर्धारित नहीं है। हाँ, लेकिन इसको समाप्त किया जाएगा कब, उसको हम आगे चल के बताएंगे। और आपको बता दें, ये आरक्षण जो है ये कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है कि चलिए आपके घर में एक आदमी का नौकरी हो गया, आप तो अब ठीक ठाक हो गए, आपको आरक्षण नहीं लेना चाहिए, ये बात है ये नहीं है। आरक्षण जो दिया गया था उसका मूल उद्देश्य था कि लोगों का, जो निचले तबका के लोग जो हैं उनके स्टैंडर्ड को हाई करना, और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में उनकी आवश्यकता के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार उनकी भागीदारी होना चाहिए, साझेदारी होना चाहिए, तब जाके आरक्षण। तो इसका समीक्षा संसद करता है। तो हर 10 साल पर इसका समीक्षा होता है कि आरक्षण का रिजल्ट क्या हुआ, उसको थोड़ा आदमी फॉलो करता है। तो आरक्षण देखा जाता है कि अभी भी उन लोग का जो ग्राफ है बहुत नीचे है, तो अभी आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है संवैधानिक तौर पे। अगर आप लोग को हम इस तरीके से समझाएं कि एक तरह से मान लीजिए सपोज दैट आपके घर में कोई आदमी बीमार है, तो कोई आदमी बीमार है तो उसको आदमी दूध पिलाता है, दूध का व्यवस्था करता है, जूस पिलाता है, फल खिलाता है। तो क्यों खिलाता है? क्योंकि वो बीमार है। और बीमार है, वो जब स्वस्थ हो जाएगा तो नेचुरल है कि उसके लिए भी फल दूध नहीं आएगा। यही तो है आरक्षण। अब आप कहते हैं कि 10 साल तक, चाहे इतना साल तक, सवाल ये नहीं कि इतना साल तक आरक्षण रहा है, इतना साल आरक्षण रहने का रिजल्ट क्या आता है। मान लीजिए कोई मरीज है, कोई कैंसर का मरीज है, उसको 2 इंजेक्शन देके आप कहिए कि आप तो ठीक हो गए, आप तो इंजेक्शन दिया गया, वो बात नहीं है। अगर आप 70 साल के आरक्षण की दुहाई देते हैं तो हर क्षेत्र में देखिए तो कि 70 साल मैंने आरक्षण मिलने का रिजल्ट क्या रहा, कितने परसेंट ओबीसी एससी एसटी के लोग मैंने किस क्षेत्र में भागीदारी रखते हैं। तो ऐसे तो फील्ड हर क्षेत्र में निकालने पर बहुत लंबा समय वो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ फील्ड में 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसी से आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक आंकड़ा है, इसमें कुछ 1-8% की कमी हो सकती है, गूगल वगैरह का सहारा लिया गया है। जैसे ये हुए 15%, ये जनरल वर्ग है, जनरल कैटेगरी के हैं। ये लोग जनरल कैटेगरी की जनसंख्या कितनी है? 15%। अब आते हैं इस मिलाकर ओबीसी एससी एसटी, इसमें हम तीनों को मिला दिए हैं, ये लोग हैं 85%। अब इस 15% और 85% के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। हम 2-3 क्षेत्र लिए हैं। मान लीजिए हम हाई कोर्ट के जज को उठाए हैं कि हाई कोर्ट में जज की संख्या कितनी है, तो 15% वाले जो लोग हैं उसमें 80% लोग हैं। ये लोग जनसंख्या है 15%, अब भागीदारी है 80%। इन लोग का जनसंख्या है 85%, अब भागीदारी है 20%। एक अंतर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा चीज कि अगर बने आईआईटी आईआईएम में प्रोफेसर लोग को देखा जाए, बड़े बड़े पोस्ट पर देखा जाए,
तो ये जो 15% वाले लोग हैं उसमें कितने भरे हुए हैं? 98%। और जो 85% वाले लोग हैं कितने हैं? मात्र 2%। पत्रकारिता के क्षेत्र में आइए तो जो ये लोग 15% वाले हैं कितने हैं? 90%। और जो लोग 85% वाले लोग हैं वो कितने हैं? 10%। ये तीन ही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आपका 70 साल क्या कह रहा है। 70 साल गुजरने के बावजूद भी परसेंटेज देख रहे हैं आप लोग, तो क्या लगता है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? आरक्षण अभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। ये मैं नहीं कहता हूं, संविधान कहता है। अच्छा, उस पर भी एक बात सुनने में, ये शब्द आप सुने होंगे EWS। EWS, ये EWS तो समझिए, एक होता है ये EWS। EWS क्या है? इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो EWS क्या है? इसमें 10% आपको आरक्षण मिलता है EWS को। तो EWS की जनसंख्या कितनी है? 15%। और इस 15% वाले को 10% आरक्षण मिलता है। तो आप कहिए कि ये जातिगत आरक्षण थोड़े है, ये आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनके लिए है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण है, तो ये 85% वाले लोग तो थोड़े इसमें शामिल होते हैं। ये मात्र 15% वाले ही इस EWS में शामिल होते हैं। तो ये फिर तो जातिगत ही आरक्षण हुआ, चाहे जो भी हो, चलिए हटाइए। लेकिन इतना तो फाइनल हुआ ना कि 15% वालों के लिए 10% आरक्षण मिला हुआ है और दूसरे के आरक्षण का आप दुहाई देते हैं। तो देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है कि ये बात खत्म हुआ आप ही हो गया, वो खत्म होने वाला नहीं है। बहुत से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लड़का लोग उल्टा सीधा बोलते रहता है कि 3000 साल से 4000 साल से इन लोगों को पानी नहीं पीने दिया। खास करके इसमें जो OBC ST ये जो वर्ग है, SC ST, इन लोगों को कुछ ज्यादा ही यातना झेलना पड़ा है। और लोग कहते हैं कि 3000 साल से पानी नहीं पिया, 4000 साल से पानी नहीं, तो जिंदा कैसे थे? कुछ अनुभव तो है नहीं, ऐसे ही बोलते रहता है लड़का सब। देखिए बात क्या था उस समय, जिस समय की बातें ये कही जाती है कि पानी नहीं पीने दिया, तो ऐसा नहीं था कि लोग प्यास से मर जाते थे, क्या प्यास से मरते थे। मतलब क्या था पहले समझिए। हम खुद अपना देखे तो नहीं है, लेकिन लगभग मान के चलिए थोड़ा सा अपने माँ वगैरह से सुने हैं। जैसे पहले गांव में कुआं होता था, अब कुआं में पानी डालकर रस्सी से निकालना होता था। तो अगर मान लीजिए कि ये वर्ग जो है, मान लीजिए OBC है चाहे बाकी का वर्ग जो है, उसकी औरत जाएगी सब, चाहे कोई भी जाएगा अपना उसमें बाल्टी पानी, मतलब क्या कहा जाए, कुआं में पानी निकालेगा, इसके बाद अपना लेकर चला जाएगा। लेकिन ये जो वर्ग जो था SC ST लोग, इन लोग को कुआं में अपना बाल्टी डुबाने का अधिकार नहीं था। तो होता क्या था कि ये वर्ग जो था वो पानी निकाल कर और लोग अपना खाली बाल्टी लेकर आती थी, औरत चाहे कोई पुरुष भी आए तो, और उसके बाल्टी में वो लोग पानी देते थे। उसको डायरेक्ट कुआं में पानी नहीं लेना है, ये पानी पर रोक था। और न कि पानी पीता नहीं था वाला मुद्दा थोड़ा ना है। तो ये आज अब मान लीजिए कि वो कुआं पर चला गया पानी लेने कोई SC ST के लोग, और उस समय उस कुआं पर कोई जनरल क्लास चाहे SC वर्ग कोई माने OBC वर्ग मानिए वहां पर कोई नहीं है। अब जब तक ये वर्ग वहां पर कोई पानी भरने नहीं आएगा तब तक वो बाल्टी लेकर ऐसे ही रहेगा। अब समझ रहे कि पानी पीने वाला प्रॉब्लम क्या था। तो वास्तव में इसमें कोई शक नहीं कि इस वर्ग को सताया गया है, इसमें कोई शक नहीं, ये कहने से नहीं होगा। इतिहास गवाह है इस बात का। जो न्यू जनरेशन आज नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, रियलिटी है कि आज भी देखा जाए अगर समाज में भेदभाव, तो आज भी इन लोग का जो परिस्थिति है अभी हद तक बहुत आज भी खराब है। आप जितना रेस्पेक्ट मिलता है इस वर्ग को, लगता है कि आपको कोई वर्ग को रेस्पेक्ट देने वाला है? कोई नहीं देता है, ठीक है। तो वो शोषण का शिकार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि ये जो निचले तबका के लोग हैं, ये लोग भी ऊपर उठ सके, समानता आ सके। आरक्षण देने वाला का उद्देश्य ये था, ठीक है। अच्छा, अगर आप उस बच्चे से तुलना करते हैं जो SC ST के चाहे OBC के हैं कि हम इतना परसेंट नंबर लाते हैं, तुम इतने परसेंट पर पास हो जाते हो, तो लोग ये बात नहीं। तो आप इसको अगर करना चाहते हैं, को भी हमारे साथ कंपटीशन करे, तो स्टार्टिंग लाइन एक होना चाहिए। स्टार्टिंग लाइन से मतलब क्या है? स्टार्टिंग लाइन, अब स्टार्टिंग लाइन क्या है हम आपको समझा दे रहे हैं। शुरुआत एक जगह से होना चाहिए पढ़ाई का। मान लीजिए एक गरीब का लड़का है, अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक अमीर का लड़का है, थोड़ा देर का समझिए। तो जो गरीब का लड़का है
जो दबे कुचले वर्ग का लड़का है वो कहाँ जाएगा पढ़ने? एक सरकारी स्कूल में जाएगा, ठीक है। एक सक्षम आदमी है, अब हम कास्ट का नाम नहीं रखना चाहते हैं, तो उसका लड़का कहाँ जाएगा? एक प्राइवेट स्कूल में जाएगा। दोनों का पढ़ाई का स्टैंडर्ड देखिए, हम लोग तो टीचर हम ऐसे ही समझ रहे हैं क्या पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में, क्या होता है प्राइवेट स्कूल में। तो इस स्कूल में जाएगा, जो सरकारी स्कूल में जो लड़का चला गया तो वही खिचड़ी चोखा, ये हो गया आपका प्राइवेट स्कूल, ये दो स्कूल। तो ये सरकारी स्कूल में चला गया, इससे कोई छुपा नहीं है कम से कम हम लोग को बिहार में कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का क्या स्तर है। अगर सरकारी स्कूल का लड़का को जी तो चौथा पांचवा में एबीसीडी लिखना शुरू करता है, वही प्राइवेट स्कूल में जाइए तो नर्सरी से ही उसका एबीसीडी धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो अंतर तो आएगा। एक सरकारी स्कूल का लड़का जब जाता है घर से पढ़ने के लिए तो उसके बदन पर बढ़िया से कपड़ा नहीं होता है, जब उसे जूता चप्पल नहीं होता है, कैसे वो गरीबी से उठकर वो जाता है पढ़ने के लिए। एक प्राइवेट स्कूल के लड़का को जो देखिए, जो सक्षम वर्ग है, वो ऐसा लगता है जैसे इतना बोरिया बिस्तर, सब बैग, बड़का पानी बोतल, द्वार पर आके गाड़ी खड़ी है उस पर बैठाता है, बाय बाय टाटा, तो ऐसा लगता है कि कारगिल का युद्ध लड़ने जा रहा हो। तो फर्क तो आएगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर मुकाबला ही करना है तो ये स्टार्टिंग लाइन एक होना चाहिए, आपके कहने से नहीं होगा। तो जो गरीब तबका है, जो दबा कुचला तबका है, नेचुरली उसका शिक्षा जो दीक्षा जो होगा वो बढ़िया से थोड़ा हो पाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कोचिंग वगैरह चलाते हैं, आप फी वगैरह मांगने पर क्या नतीजा निकलता है कि जो गरीब तबका के लड़के बच्चे होते हैं 10 दिन पढ़ने नहीं आते हैं पैसा के लिए, तो यहाँ भी पैसा आड़े आता है, गरीबी आड़े आती है, ठीक है। तो इसको और आपको क्लियर कर देना है। तो ये बच्चा जो है सरकारी स्कूल या किसी तरह पढ़ के मैट्रिक इंटर तक तो पढ़ गया, अब हाई एजुकेशन लेने के लिए बात आती है तो उसके घर उतना पैसे नहीं है तो हाई स्कूल में हाई एजुकेशन वो अपने बेटे को दे सके, तो नेचुरली है कि वो वहां पर पहुंचेगा, ये फेलियर हो जाएगा। आर्थिक तंगी भी तो कोई चीज है। जब हाई एजुकेशन की बात आती है तो यहाँ पर ये वर्ग जो होता है, धीरे धीरे देखे हो कि लड़का जो मैट्रिक इंटर हार्डली ग्रेजुएशन करते करते वो किसी काम धाम में लग जाता है, क्योंकि उसको घर की जरूरत है। उसका फादर भी सोचता है कि चलो लड़का बड़ा हो गया, मेरे कुछ काम में हाथ बटाएगा, बहन इसकी बड़ी हो गई, कुछ कमाए धमाए, तो इस क्षेत्र में उड़ जाता है। लेकिन जो सक्षम है तो अपना पढ़ा रहा है, बीसीए कर रहा है, एमसीए एमटेक बीटेक सब कर रहा है, तो नेचुरल है कि उसको एक अच्छा ओहदा मिलेगा, ठीक है। अब इसको और हम एक दूसरे तरीके से आपको हम समझा दे रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि मान लीजिए सवाल आता है कि किसी के घर नौकरी मिल गया, एक बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं उसके घर पे वो नौकरी हो गया, वो उसको घर को आरक्षण मिलना बंद हो जाना चाहिए, ऐसा भी सवाल आता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा एक गरीब का, हम गरीबे कर रहे हैं, मान लीजिए SC ST का लड़का है, इसको एक नौकरी मिला, मान लीजिए टीचर का नौकरी मिल गया, मान लो सैलरी है इसका 45,000 रुपया, 45,000 रुपये। और दूसरा ये जनरल क्लास के वर्ग हैं, उनको उनके घर का भी एक लड़का का नौकरी लगा, 45,000 उसका भी पेमेंट है। तो देखने में तो लग रहा है कि यहाँ दोनों बराबर है। एक गरीब लड़का मान लीजिए टीचर की नौकरी में गया और एक जनरल कैटेगरी का बच्चा टीचर में गया, दोनों का पेमेंट मान लीजिए 45,000 रुपया है, क्या फर्क आएगा? ये जो जनरल क्लास जो वर्ग है तो 99, हालांकि उसमें भी 1-2% कुछ परसेंट गरीब लोग हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग तो गरीब नहीं है, मैक्सिमम लोग अमीर हैं। तो ये जो बच्चा पाता है कि मेरे घर 2 ताला घर है, घर का 10 बीघा खेत है, मोटरसाइकिल है, कार है, सब कुछ तो मेरे घर ही में है, तो अब क्या करेगा? इससे ऊपर उठेगा, कुछ और सोचेगा। जैसे मान लीजिए उसके घर में मोटरसाइकिल है, कार नहीं है, 1 साल बीते बीते सोचेगा कि हमको अब कार खरीद लेना चाहिए, इसको कोई बाकी का बीमारी इसके ऊपर तो है नहीं, बाप दादा का घर बनाया हुआ है, बाप दादा का खेत बना रहा है, कोई दिक्कत है ये नहीं है कि कमाएगा तो भोजन चलेगा। अब लीजिए इसको अब क्या होता है कि एक घर में नौकरी इसको मिला, अब इसके इस 45,000 पर कितना लोड आ गया, रहने का घर नहीं है, अब जोड़ घटाव कर रहा है कि क्या भाई तो हमको पैसा कुछ जुटा कर घर बनाना चाहिए। तो एक घर बनाते बनाते इसका आधा उम्र निकल जाएगा, और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, पता चलेगा कि उसका पूरा जीवन खत्म हो गया, वो कुछ नहीं कर पाया। ज्यादा से ज्यादा वो घर बनाएगा, चाहे ज्यादा से ज्यादा लड़का लड़की का शादी करेगा, ठीक है। तो ये अंतर है। और रही बात टैलेंट की, तो टैलेंट किसी बाप की बकौती नहीं है कि गरीब है तो उसके पास टैलेंट नहीं है, अमीर है तो उसके पास टैलेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पैसा से टैलेंट होता तो सब अमीरे का लड़का खाली तेज होता, ऐसा बात नहीं है। अवसर नहीं मिलता है, अगर अवसर दिया जाए तो आपको बोले ना स्टार्टिंग लाइन,
तो कहने का मतलब एक संसाधन भी कोई चीज होता है, कहने का मतलब एक मतलब उसमें भी लड़के कुछ होते हैं जो कि गरीबी के बावजूद भी 1-2% है कि जो कि राइज कर जाते हैं, वो अपवाद स्वरूप है। लेकिन अगर आपके पास संसाधन न हो तो नेचुरल है कि आप दौड़ में पिछड़ जाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये बात जहां तक कहा जाए, ओबीसी एसटी एसटी वर्ग जो है ये कमजोर वर्ग नहीं है कि मैंने टैलेंट इसकी नहीं है, ये मेहनती वर्ग होता है, लोहा पिघलाने वाला जाता है, इमारत खड़ा करता है आपका, ये बड़ी कंपनियां चलाता है। अगर सारा मजदूर आपका कंपनी छोड़े तो आपका कंपनी खड़ा रह जाएगा। ठीक है, और यही वर्ग जो है आपको पूरे देश को भोजन चलाता है खेती बाड़ी करके। खेती बाड़ी करने वाले में खेत भले ही लोगों के पास है, लेकिन खेती बाड़ी करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, इमारत खड़ा करने वाले ये लोग होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज मैं खास करके ये अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, सब मेरे बच्चे ही हैं, कि ये जो ताना मारते हो कि ये निचला तबका का है, उसको इंसल्टिंग भाषा बोलते हो, ये भाषा अब धीरे धीरे कंट्रोल करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के बाबा दादा का जमाना नहीं है, ये न्यू जनरेशन है, और न्यू जनरेशन को आप देख रहे हैं कि अपने माँ बाप का तो बातें नहीं मान रहा था, आपका क्या बात सुनेगा। और पहले होता था क्या कि चलिए भाई इसी के ही कमाना है, खाना है, क्या विरोध करना है। आज के डेट में कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। मान लीजिए बहुत सारा जो पुश्तैनी धंधा है, जैसे नाई है, तो पहले क्या होता था कि खेत में जाकर बोझा उठा लेता था और आपका बाल बनाता था, धोबी है, इसे छोटा बारे बुरा मत मानिएगा कोई मेरी बात को। तो ये लेकिन आज का जनरेशन आपका ये काम करेगा, भाग जाएगा दिल्ली पानीपत कमाएगा, बात आपका नहीं सुनेगा। इसलिए आप सबको एक साथ मिलकर चलिए, सपोर्ट कीजिए, वो कहीं ना कहीं से पिछड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बात हुआ, लेकिन इतना सारा कुछ कहने के बावजूद मैं एक बात और कहूंगा कि हमारे जो 85% वाले लोग हैं, तो ये तो और सब कारण बता ही दिए पिछड़ेपन का, लेकिन कुछ इनकी अपनी निजी कमियां हैं जिसके वजह से ये लोग पिछड़े, इसमें इन लोगों को सुधार करना होगा। जैसे अक्सर देखा जाता है कि ये ओबीसी एससी एसटी वर्ग है, इस वर्ग में पढ़ाई के प्रति हम लोग टीचर हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ाई के प्रति इन लोग उदासीनता होती है। अरे क्या पढ़ के कर तो नौकरी मिलने वाला है, अभी सिर्फ इसको समझता है कि नौकरी, पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी नहीं है। गांधी जी कहते थे कि पढ़ाई का अंतिम उद्देश्य नौकरी नहीं है, बल्कि अपना व्यक्तित्व निर्माण करना है। तो आदमी सोचता है नौकरी की नहीं नौकरी मिलने वाला तो छोड़ो, पढ़ो कर क्या होगा, तो ये पढ़ाई के प्रति ये उदासीन हो जाता है। दूसरा बात हम चर्चा कर भी चुके हैं कि गरीबी के कारण या संसाधन के अभाव के कारण ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, इससे बड़े बड़े पोस्ट पे ये वर्ग नहीं जा पाता है। ठीक है, तीसरा जो ये वर्ग में कमी है, इन लोगों का जीवन शैली जो है, थोड़ा सबकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम वर्ग जो है खास करके एससी एसटी, उनका जीवन शैली जो है, उनका खर्च करने का तौर तरीका जो है, वो हम देखते हैं अपने गांव समाज में। जैसे मान लीजिए कोई मालिक गरीब आदमी है, कोई मजदूरी करता है, मान लीजिए रोज 500-700 हजार रुपया कमाता है, तो आप उसमें देखिए कि उसमें पैसा का जो अनावश्यक जो चीज वो खर्च कर देता है, अब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने में उसका कराने लगता है। तो ये हमारे गार्जियन वर्ग की कमी है इस एसटी ओबीसी वर्ग के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, जितना धार्मिक कार्य अंधविश्वास के पीछे जो खर्च करने वाला वर्ग है, यही सब वर्ग है। ये इन्हीं लोगों के जिम्मे मिला है धर्म का ठिका उठाने का। फलनवा पूजा आने वाला है, इसमें वो खौसी मारना है। अब खौसी मारने में कम से कम उसको 2000-2500 का खर्च हो गया, लेकिन वही अपना बच्चा के लिए कहेगा कि हमारा एक मोबाइल खरीदिए, ऑनलाइन पढ़ना है, तो रुको रुको अभी पूजा पाठ करना है, अभी उसमें थोड़ा ही है खर्चा है, उसमें खौसी मारना है, दुनिया दीवान को भोज देना है। तो ये यहाँ तो पिछड़ना ही पिछड़ना है। अभी आप मान अभी सावन चल रहा है, अभी जो भी पढ़ने लिखने का उम्र है, जो बड़ा आदमी 30 साल के ऊपर हो गया वो जाए, कोई बात नहीं है, 30 साल के बाद अपना जाए, लेकिन स्कूल क्लास छोड़कर कांवड़ उठा के बोल बम जा रहा है। अरे यार, तुम्हारा उम्र अभी पढ़ने लिखने का है, 30 साल 35-32 साल का हो जाना, उसके बाद से तुम जाओ कांवड़ उठाओ, जहां जन्म पे जाओ, लेकिन अभी पढ़ाई डिस्टर्ब करके तुम जा रहे हो। अच्छा, तो ये चीज अपने आप में हम लोग को भी सुधार करना होगा, दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, ये इसमें सुधार होना चाहिए। और जो गार्जियन वर्ग जो है, उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, या मैंने शिक्षक होने के नाते एक सलाह भी दूंगा कि पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए, पढ़ाई ही पीरियड है, सबसे प्राथमिकता दीजिए पढ़ाई को। बाबा साहब की बात को सुनिए, बाबा साहब बोले हैं कि शेरनी का दूध है। आप सोचते हैं कि घर पे बैठे बैठे खाली बात करेंगे, नहीं, अगर मजबूत बनना है, ताकतवर बनना है, तो आपको शेरनी का दूध यानी कि शिक्षा पीना ही पड़ेगा आपको, तभी आप स्ट्रांग हो पाएंगे। ठीक है,
तो ये मैंने कहने का मतलब कि दोनों वर्ग में कुछ मूल चूल सुधार की जरूरत है। ये जो 15% वाला वर्ग है, ये इस वर्ग को नीचा न समझे। कैसे कोई नीचा ऊंचा नहीं होता, भगवान ने किसी को नीचा ऊंचा नहीं बना कर भेजा है। ये सामाजिक दुर्व्यवस्था है कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, उसी में अपने जाति पाति, तू बड़ा है, हम छोटा है, ये है, वो है, ये करने में हमारा समाज पिछड़ जाता है। तो खैर अभी तक मेरा मुद्दा था आरक्षण। तो अब तो आप लोग समझ गए, हम शुरू में ही समझाए हैं कि आरक्षण किस लिए बना था, समानता लाने के लिए। और लगभग जब तक समानता न आ जाती है तब तक हम माने कोई संशोधन के बाद ही आरक्षण खत्म किया था, अन्यथा खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है। और आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है कि अब तो तुम्हारे घर में नौकरी होगा, तुम आरक्षण छोड़ दो। ये जो परसेंटेज आप लोग को हम लोग बताए हैं शुरू में, इस परसेंटेज में यदि समानता नहीं आती है तब तक ये आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए फेसबुक सोशल मीडिया पर जुलूल बोलने के दोनों वर्ग को बात कर रहे हैं, ये सब जरूरत नहीं है। ये सब संवैधानिक चीज है, ये आपके बोलने या मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो मैं सब वर्ग के लिए मैं शुभकामना दूंगा कि आप लोग पढ़िए, बढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है। आप लोग तरक्की कीजिए। जय ज्ञान, जय संविधान।